हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट 4 IQ में। मैं हूं सत्येंद्र। उत्तर प्रदेश एपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करंट अफेयर की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं टारगेट 4 IQ पे। आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र। आज हम लोग बात करेंगे कुछ प्रीवियस यानी 2021 और 2022 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले एक्सपेक्टेड करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा और जो लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, तो सबसे पहले यूपी एपीओ में अगर हम बात करें तो भाई करंट अफेयर का जो रोल है प्री एग्जाम में यानी प्री में सीधे सीधे 10 नंबर के एमसीक्यू आप लोगों को आएंगे। लेकिन ये 10 नंबर के एमसीक्यू यहीं खत्म नहीं हो जाते। इसमें जैसे ज्योग्राफी है, जैसे इकोनॉमिक्स है, या जैसे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें हुए जो चेंजेस हैं वर्तमान में, इन सभी सब्जेक्टों में जो हो रहे परिवर्तन है और वो बेसिकली बिलोंग करते हैं अदर सब्जेक्ट से, तो वो भी इसी में काउंट होंगे। तो लिहाजा करंट अफेयर को अगर तोड़ मरोड़ के देखें तो आपके 10 से लेकर 15 नंबर के करंट अफेयर आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज में से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। मेरा ये मानना है कि जब लोग एग्जाम डेट नहीं आ रही तब तक आप लोग अगस्त 2021 से करंट अफेयर को फॉलो करें और जैसे ही एग्जाम डेट आ जाएगी तो उसमें एक अलग स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि करंट अफेयर को कब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स और किन किन एरिया को हमें कमांड बनाकर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले आप पहले कुछ जान लेते हैं भारत और नेपाल के संबंध में आज अभी क्या हाल में क्या क्या चीजों जो है वो चर्चाओं में है। तो आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेर बहादुर दोबा कहाँ के हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री, इन दोनों ने जामनगर और कुर्था रेलवे लाइन को जो है दोबारा से मंजूरी दी है भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, हालांकि इस रेलवे लाइन का पहले यूज अंग्रेजों के समान जमाने में लकड़ियां ढोने के लिए किया जाता था। कोविड के दौरान ये बंद हो गई थी और अब इसे हाई टेक्नोलॉजी के साथ फिर से यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। और भारत में और नेपाल में इस रेलवे लाइन के खोलने से टूरिज्म तो बढ़ेगा, साथ में अर्थव्यवस्था दोनों देशों में अच्छे से विकसित होगी। तो एक तो आप लोग लिखेंगे क्या, जयनगर लिख लेंगे। जयनगर पड़ता है कहां पर, आप लोगों से पूछेगा जयनगर कहां पर है, तो ये है बिहार में। ठीक है, और दूसरा है कुर्था, और कुर्था कहां पर पड़ेगा, ये पड़ता है नेपाल में। ठीक है, ये पड़ता है जनकपुरी जहां माता सीता थी। और इसमें 2 सर्किट जोड़ने की बात की गई है। नंबर 1 बुद्ध सर्किट को जोड़ा गया है इसी ट्रैक के माध्यम से, और दूसरा कौन से सर्किट को, अयोध्या सर्किट को इससे जोड़ा गया है। तो आप लोग दोनों इसको प्लीज याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद है। दूसरा, नेपाल और भारत के बीच में दूसरी बड़ी बात हुई है, वो ही है धारचूला सेतु बना है, एक धारचूला सेतु, ये आप लोग याद रखेंगे। धारचूला सेतु मतलब ब्रिज। तो ये किन 2 देशों के बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में। और एक्चुअल में ये कहां बना है लिख लेंगे आप लोग चाहें तो, ये है महाकाली नदी। कहां पर, महाकाली नदी, नोट कर लेंगे सभी लोग। और महाकाली नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है काली गंगा की, ये सहायक नदी है काली गंगा की। ठीक है, और काली गंगा को कहा जाता है शारदा रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। और काली गंगा की जो सहायक नदी है महाकाली, इस पर ही बनाया धारचूला, उत्तराखंड के और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के ये बॉर्डर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी बात आप लोग अगर आप लिखेंगे आप लोग तो लिख लेंगे मोतीहारी और अमलेखगंज, ये इन दोनों के बीच में एक क्या हुआ है, भारत और नेपाल के बीच में क्या, एक पेट्रोल पाइपलाइन जो है बिछाई गई है तेल की पूर्ति कराने के लिए। तो आप लोग लिख लेंगे मोतीहारी, ये भी बिहार में पड़ता है। मोतीहारी कहां पड़ता है भैया, बिहार में। अभी बिहार के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और हम नेपाल के शहर का नाम लिख लेंगे जहां तक ये पाइपलाइन को कनेक्ट किया गया है, तो लिख लेंगे अमलेखगंज, अमलेखगंज। ठीक है ना, ये पड़ता है नेपाल में। किस लिए भैया, ये लिख लेंगे पेट्रोल पाइपलाइन जो है एक बिछाई गई है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं, बिहार आ रहा है बार बार,
और नेपाल आ रहा है। बिहार और नेपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो 1912 में बिहार एक राज्य बना था भारत का, और बिहार के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, जेडीयू से हैं, और जो फागू चौहान है वर्तमान में वहां के गवर्नर है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। बिहार में एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क है, एग्जाम में आता है, तो कभी कभी आप लोग चाहो तो लिख लेंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहां पर है भैया? बिहार में, इसको नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? बिहार में, ठीक है। टोटल कितने नेशनल पार्क है भारत में? 108। आप लोग चाहो तो नोट कर लेंगे। अभी तक भारत सरकार ने टोटल 108 नेशनल पार्क घोषित कर दिए, और पहला नेशनल पार्क किसे बनाया था? फर्स्ट तो वो बनाया था किसको? पहले हेली नेशनल पार्क था 1936 में, किसको? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर है ये? उत्तराखंड में, ठीक है। और अभी हाल ही में 2021 में इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। क्लियर है सभी को? नेशनल पार्क से का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। नेशनल पार्क ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जो केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव जंतुओं को और वहां की बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को प्रोटेक्शन देने के लिए उसी किसी पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल एरिया को घोषित कर दिया जाता है, ताकि उस परिवेश में रह रहे सभी जीव जंतु सुनिश्चित रूप से अपनी लाइफ को जीते रहे, सरवाइव करते रहे, और उसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप ना हो। यदि आप ऐसे नेशनल पार्क में जाना चाहते हैं तो विदाउट परमिशन आप इनके अंदर नहीं जा सकते। एक आता है, आप लोगों ने देखा होगा, काजीरंगा। काजीरंगा आप लोगों ने सुना होगा, असम में पड़ता है, तो ये एग्जाम में बहुत आते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, और असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत विश्वा शर्मा, जो भारत के बैडमिंटन एसोसिएशन के क्या है? अध्यक्ष भी उनको बनाया गया। अब असम में कौन कौन से हैं? एक तो लिख लेंगे आप लोग काजीरंगा, ये बहुत बार आपको आता है एग्जाम में, और ये फेमस है एक सींग के गैंडे के लिए। दूसरा है नमेरी, इसको नोट कर लेंगे। तीसरा आप लिख लेंगे मानस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मानस। और फिर लिख लेंगे क्या, किस पर है आपका? ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसका नाम भी हाल ही में अभी चेंज हुआ है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क अगर हम बात करें तो भैया मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, टोटल कितने? 107। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर है अंडमान, आप लोग लिख लेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार मध्य प्रदेश में 11 है, अंडमान निकोबार में 9 है, और फिर है आपके असम में, ये आप लोग लिख लेंगे, असम है तीसरे नंबर पर। क्लियर है सभी को? कामाख्या मंदिर असम में पड़ता है, और असम का जो शोक बोला जाता है, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लेंगे, किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को, जिसको असम में दिहांग रिवर से कहते हैं। हालांकि दिहांग जो है वो असम की ही सहायक नदी है। आगे बढ़े भाई, समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? वीडियो प्लीज लाइक कर दें। और आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे यूपी जुडिशरी और यूपी एपीओ के जीएस पेपर के लिए, स्पेशली टारगेट फॉर आईक्यू, आप लोगों को पता है जुडिशरी के लिए हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। मैं लाइव क्लासेस लेता हूं इसी माध्यम से, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके अपना नाम और सिटी के साथ अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। यूपी एपीओ का भी 2 दिन पहले ही बैच हम लोगों ने स्टार्ट करा है, तो आप यूपी एपीओ के लिए जीएस पेपर के लिए आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर, और यूपी पीसीएस जे के लिए भी आप लोग जीएस पेपर के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें प्री की क्लासेस अलग हैं, मेंस की क्लासेस अलग हैं। अब इस कोर्सेज में मैं आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें टेस्ट होते हैं। किस तरीके से टेस्ट? आप लोगों के सब्जेक्ट के हिसाब से भी होते हैं। एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा, फिर उसका टेस्ट, फिर आप लोगों के अगर हम बात करें तो मॉडल पेपर, ठीक है। और ये एक्चुअल में मैं आप लोगों को थोड़ा हिंदी में लग रहा होगा, इंग्लिश मीडियम वालों का कंटेंट हमारे बोथ लैंग्वेज में होते हैं। यदि इंग्लिश मीडियम के हैं आप, तो आप निःसंकोच इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं हमारे ऐप पर। कहाँ है? कौन सा ऐप है हमारा? टारगेट फॉर आईक्यू ऐप पर आप लोग लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, और इनकी रिकॉर्डिंग भी ऑटोमेटिक हो जाती है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी इनकी ले सकते हैं बाद में, मतलब देख सकते हैं यदि आप लोग किसी सर्विस में और इनको आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते हैं।
तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें बेझिझक आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे अगर हम बढ़े, देखिएगा हाल ही में भी क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करा है भाई, उसने अपनी एक रिपोर्ट अभी घोषित करी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 324 में हम इसको पढ़ते हैं, ये याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। अब इसमें क्या है, इलेक्शन कमीशन में क्या चेंज अभी क्या हुआ है, इन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि जो बड़े राज्य हैं, क्या बड़े राज्य हैं और बड़े राज्य जैसे यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, ऐसे, अब इसमें कोई भी व्यक्ति यदि पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेगा, पार्लियामेंट इन द सेंस कि अगर लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो अपने चुनाव की धनराशि जो है पहले कितनी थी 70 लाख और अब कितनी कर दी गई है 70 से बढ़ाकर आपकी 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। और यही चीज अगर हम छोटे राज्यों की बात करें, छोटे राज्य जैसे गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, इस तरह के, तो छोटे राज्यों की यही जो है 54 लाख से कर दी गई है कितनी 54 लाख रुपए से कर दी गई है कितनी 75 लाख रुपए से। तो एक तो आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का कार्य होता है भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, आपका लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव के चुनाव संपन्न कराना, उनके लिए क्रियान्वयन करना, नियमावली बनाना और वोटर लिस्ट बनाकर तैयार करना, ये पूरी जिम्मेदारी किसको है, भारत के संविधान के किसमें प्रोविजन किया गया है, आर्टिकल 324 में। क्लियर है। सुशील चंद्रा जो है वर्तमान में कौन है, चुनाव आयुक्त है, मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात कर ली हमने किसमें, पार्लियामेंट में यानी संसद में, संसदीय चुनावों में। अब बात कर लेते हैं जो एमएलए होते हैं, विधायक जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर हम बात करें तो बड़े राज्यों में कितनी थी भाई 28 लाख थी पहले, यानी जैसे कोई विधायक आपके यहां से था पहले 28, लेकिन अब वो खर्च कर सकता है 40 लाख रुपए। कितने कर सकता है भाई 40 लाख। और छोटे राज्यों में कितनी थी पहले 20 लाख थी, 20 लाख वो कर सकते हैं 28 लाख रुपीस खर्च कर सकते हैं, ये केवल छोटे राज्यों में। अब बात यदि राज्यों की आई है, चुनाव आयोग की आई है, तो हाल ही में आप लोगों को पता है क्या कि भाई अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी तो हुए हैं, 5 राज्यों में क्या हुए हैं विधानसभा चुनाव, आपको तो पता ही है ना, यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में। तो अब इनके मुख्यमंत्री नाम याद होने चाहिए, इनकी विधानसभा सीटें, जैसे यूपी है 403, सीएम कौन है योगी आदित्यनाथ, पंजाब में 117 है, कौन है भगवत मान सिंह बने, गोवा में प्रमोद सावंत बने और यहाँ पर 40 सीटें, उत्तराखंड में 71 थी लेकिन एंग्लो इंडियन का प्रोविजन कर दिया 70 है, उत्तराखंड और दिल्ली में नोट कर लेंगे, यहाँ पर ही लिख लेंगे, दोनों में 70-70 है, ठीक है। हालांकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और मणिपुर में है 60 सीटें, एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। क्लियर है सभी को। तो ये विधानसभा सीटें आप लोगों को याद होनी चाहिए, सबसे ज्यादा यूपी में है भाई, ये भी आप लोग प्लीज इसको भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा आप लोगों को बताऊं, एक है टाइफून आया था अभी रॉय, ये मतलब 2021 का क्वेश्चन है, टाइफून रॉय। तो टाइफून रॉय आप लोग लिखेंगे कहां पर, फिलीपींस में। कहां पर भाई नोट कर लेंगे, फिलीपींस में टाइफून रॉय आया है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, अगर हम बात करें किसकी, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिप्टो करेंसी की, तो आम बजट 2022-23 में निर्मला सीतारमण जी ने क्रिप्टो करेंसी को जो है भारत में इलीगल बताया, यानी उन्होंने कहा कर तो सकते हैं लेकिन भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन आप लोगों के एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा क्या कि हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश बना है, तो लिख लेंगे आप लोग अल साल्वाडोर, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका का देश है ये, और इसने ही एक क्या विकसित करी है, क्या बिटकॉइन सिटी, ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्लियर है भाई, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, आप लोग इन्हें नोट करते रहिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पर बात करते हैं, देखिए आप लोगों ने देखा होगा टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, एलिफेंट प्रोजेक्ट क्या है,
तो ये भी बड़े आपके एग्जाम में आते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट क्या है ये आप लोगों ने देखा होगा, या फिर आपका वो क्या है, एलिफेंट प्रोजेक्ट क्या है। इसी तरीके से कुछ और प्रोजेक्ट हैं जो एग्जाम में आप लोगों के आते हैं, जैसे गिद्ध प्रोजेक्ट। एक आप लोग लिख लेंगे गिद्ध प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। तो टाइगर है 1973 में आया, ये 1992 में आया और ये 2006 में आया। ये एग्जाम में इनके ईयर डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज इनको आप लोग जो है एक बार नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। जब इलेक्शन चल रहे थे उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा एक उत्तर प्रदेश में एक नया एक्सप्रेसवे बना है और जिसका नाम क्या है आप लोगों ने सुना होगा, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो भाई इसको आप लोग एक बार देख लेना, इसके जिलों की संख्या, कौन कौन से जिले शामिल हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में यूपी स्पेशल भी आता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये टोटल 554 किलोमीटर का, 94 किलोमीटर का होगा और कितने जिलों में, ये 12 डिस्ट्रिक्ट से जो है गुजरेगा, याद रखेंगे। 12 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, मेरठ से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा भाई, प्रयागराज तक। कहां तक, प्रयागराज तक। कौन कौन से जिले हैं आप लोगों को मैं लिखा दे रहा हूं, चाहे तो आप देख लेंगे। नंबर 1 मेरठ ही हो गया, फिर हापुड़, बुलंदशहर आप लोग लिख लेंगे, बुलंदशहर, अमरोहा लिख लेंगे, संभल के बाद लिखेंगे फटाफट से बदायूं के बाद लिखेंगे शाहजहांपुर, ठीक, शाहजहांपुर के बाद लिखेंगे हरदोई के बाद लिखेंगे उन्नाव के बाद लिखेंगे फटाफट से लिखेंगे आप लोग क्या, रायबरेली के बाद लिखेंगे क्या, प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद क्या है आपका लास्ट में प्रयागराज। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये एज इट इज सिक्वेंस है, आप लोगों को याद करने हैं भाई, और याद अगर नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन लेने में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है और शायद आप लोग भी इस चीज को समझते होंगे, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, बताइए मेरे को, फटाफट से बताइएगा। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा ताउते चक्रवात आया था, तो इसका नाम किसने रखा था, म्यांमार ने। कौन से तट पे आया था, गुजरात के तट पर। और गुजरात जो राज्य है हमारा, उसकी कोस्टल बाउंड्री सबसे बड़ी है कंपैरिजन देन अदर स्टेट, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। समथिंग 900 किलोमीटर है, ये आप लोग याद रखेंगे। एक आया था गुलाब, तो गुलाब आया था कहां पर, आंध्र प्रदेश के तट पर, पाकिस्तान ने इसका नाम रखा था। एक है जवाद, ये भी पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने नाम रखा, आंध्र प्रदेश के तट पर आया था। ये भी आप लोग जो है याद रख लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है सभी को। आगे अगर हम बात करें तो भाई अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है, आप लोग याद रखेंगे, गोल्ड के मामले में, गोल्ड यानी सोने के मामले में। तो यहाँ पर 2 बात है, एक है प्रोडक्शन, वर्तमान में प्रोडक्शन में कौन है पहले नंबर पर यानी उत्पादन में, और एक है रिजर्व। रिजर्व है आपकी सीधी सी बात करें तो भंडार। तो अभी जो रिपोर्ट आई है, भंडारा पहले नंबर पर बिहार हो गया है और कर्नाटक जो है वो है आपका प्रोडक्शन, यानी वर्तमान में ये प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर्नाटक में हो रहा है। ये आप लोग जो है याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों ने कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका, सुना है नहीं सुना, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। तो जस्टिन ट्रूडो जो है ये चर्चाओं में रहे थे, बताएगा कोई क्यों चर्चाओं में रहे थे, जस्टिन ट्रूडो चर्चाओं में रहे थे, कोई बताएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जस्टिन ट्रूडो चर्चाओं में रहे थे हड़ताल को लेकर, जो कनाडा के ट्रक चालक हैं उन्होंने हड़ताल कर दी थी। कनाडा सरकार चाहती थी कि उनका वैक्सीनेशन, और उसी के विरोध में वहां के लोगों ने हड़ताल कर ली थी। तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। अच्छा, आप लोगों से पूछ रहा हूं, इजराइल के प्रधानमंत्री बताइए वर्तमान में कौन है। जो भी लोग इस वीडियो को यहां तक देखते आए हैं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा। टारगेट फॉर IQ पर आप लोगों को ऐसी मजेदार वीडियो में करंट अफेयर की लाता रहूंगा, ठीक है।
और बताइएगा मुझे मॉरिशस के पीएम कौन है वर्तमान में, ये भी आप मुझे बताइएगा। अब मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को करा देता हूँ। एक है SCO, एक तो याद रखना है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। अब इसमें नवा सदस्य बना है ईरान, एक तो ये याद रखना है आपको। कौन बना है भैया? ईरान बना है। और पाकिस्तान 2017 में बना था और भारत भी 2017 में बना था, ये याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना भी इसका सदस्य है, ये आप लोग याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुशांबे तजाकिस्तान में 2021 की इसकी समिट हुई है, कहां पर? दुशांबे तजाकिस्तान में। अब नेक्स्ट आपको करा रहा हूं क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों को। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, इसकी फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब एक्चुअल में ये चर्चाओं में इसलिए है कि हाल ही में अभी इसमें मिस्र और उरुग्वे, इसके 2 नए सदस्य बने। आप लोग चाहें तो नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। कौन? मिस्र और उरुग्वे। एक तो मिस्र बना है, एक उरुग्वे, ठीक है। तो ये दोनों इसके मेंबर बन चुके हैं, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मिस्र बना है इसका 8वां सदस्य और ये बना है इसका 9वां सदस्य, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 2015 में की गई थी, 2015 में, और ये करी गई थी ब्रिक्स सदस्यों के द्वारा। किनके द्वारा? ब्रिक्स सदस्य। और ब्रिक्स सदस्य कौन है? B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ये 2009 में बना था, 2010 में इसमें ऐड हुआ। पहले ब्रिक नाम से जाना जाता था और 2010 में इसमें ऐड होता है कौन? साउथ अफ्रीका। ये आप लोग नोट कर लेंगे, साउथ अफ्रीका ऐड होता है ब्रिक्स में। और ब्रिक्स का जो सम्मेलन है 2021 का, वो कहां पर हुआ? गोवा में। और इस बार कहां पर हो रहा है? 2022 की समिट इसकी भाई लिख लेंगे आप लोग, कहां पर? चीन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चीन में, चीन से मुझे याद आया, चीन में याद रख लेना इस बार क्या हो रहे हैं? 2022 में एशियन गेम भी हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। एशियन गेम 2022 के चीन में हो रहे हैं और 2026 के जो अगले गेम है वो कहां पर होंगे? एशियन गेम जापान में। ये भी आप लोग नोट कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। तो हम बात कर रहे थे न्यू NDB की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, 2015 में बनी। और मिस्र इसका सदस्य बना है, उरुग्वे इसका सदस्य हाल ही में बना है। इससे पहले 2021 में बांग्लादेश और UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसके सदस्य ऑलरेडी बन चुके हैं। क्लियर है सभी को? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो आप लोगों को अभी कराऊंगा, UNHRC। इसकी फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देता हूं, ह्यूमन राइट्स लिख लेंगे आप लोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। और इससे क्या हुआ है? अभी हाल ही में रशिया को बाहर कर दिया गया है। इससे रशिया को बाहर। अब UNHRC क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसकी स्थापना भाई 2006 में हुई थी। टोटल 47 मेंबर हैं इसमें, 43 मेंबर। और यूक्रेन और रशिया के वार को लेकर अब इस काउंसिल ने रशिया को बाहर कर दिया है। जिस तरीके से रूस जो यूक्रेनियन लोग हैं उन पर उनके पे अटैक कर रहा है, ठीक है। इसके दौरान ये जो है काफी चर्चाओं में रहा है, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत भी इसका सदस्य है। क्लियर है सभी को? अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों के नाम ऐसे बता रहा हूं जिनकी डेथ हुई है, जैसे लता मंगेशकर जी, ठीक है। अब लता मंगेशकर को 1999 में याद रखेंगे पद्मश्री मिला, 2001 में भारत रत्न मिला, इंदौर की थी। और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड है सिंगिंग को लेकर, याद रखेंगे। 1929 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, उनकी डेथ हुई थी। इसके बाद है बप्पी लहरी, सिंगर हैं, इनकी डेथ हुई है। जनरल बिपिन रावत है, भारत के पहले CDS, कहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, कहां पर? दुर्घटना में, याद रखेंगे। और दुर्घटना कहां पर हुई थी भाई? तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के कुन्नूर में, आप लोग याद रखेंगे। और उस हेलीकॉप्टर का नाम भी आप लोग याद रखना है, जिस हेलीकॉप्टर में ये सवार थे उसका नाम है MI-17 V5, MI-17
V5 हेलीकॉप्टर में थे। इनके साथ इनके सहयोगी भी थे। 14 लोगों की इसमें दुर्घटना में डेथ हो गई थी, जिसमें 13 एक साथ हो गए थे डेथ, शहीद हो गए थे। और कुछ दिन बाद दूसरे जो बचे थे पृथ्वी सिंह, वो जो है बाद में हो गए थे। क्लियर है। और भारत के पहले CDS बने थे कौन? जनरल बिपिन रावत, उत्तराखंड के मूल रूप से निवासी थे। क्लियर है सभी को। एक दक्षिण साउथ इंडिया के एक्टर हैं, अभिनेता पुनीत राजकुमार, इनका भी निधन हुआ है। तो इनको भी आप लोग जो है याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को कुछ दिवस याद करा देता हूँ। हालांकि जब भी मैं क्लासेस में आता हूँ तो आप लोगों को दिवस याद कराना हमारा पहले से काम रहा है। आज भी हम लोग आपको आज मैं आप लोगों को कुछ जुलाई मंथ के दिवस आप लोगों को याद करा के जाऊंगा। ठीक है। इससे पहले मैं आपको जून के करा चुका हूँ, तो फटाफट से लिखेंगे जुलाई मंथ के कुछ इंपोर्टेंट डेज जो आते हैं विच इज कमिंग इन योर एग्जाम। ठीक है। तो सबसे पहले 1 जुलाई, और 1 जुलाई को आपको पता है क्या होता है भाई? क्या होता है कि 1 जुलाई को क्या होता है? GST दिवस। और GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो एक इनडायरेक्ट कर है, वो लागू कब हुआ था आपको पता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 हुआ था संविधान में। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। आप लोग चाहें तो इसको नोट करके लिख सकते हैं। और उस टाइम पे राष्ट्रपति आपको पता है कौन है? प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1 जुलाई के बाद जो आप लोगों का आता है वो आता है 11 जुलाई। और 11 जुलाई को तो आपको पता है ये क्या? वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस यानी जनसंख्या दिवस होता है। तो आप लोग इसको निकलेंगे, ये एग्जाम में बहुत आता है। और 11 जुलाई के बाद आता है 12 जुलाई। और 12 जुलाई नोट कर लेंगे मलाला दिवस। ये वही मलाला है जिन्होंने हाल ही में शादी कर ली और सबसे कम उम्र में 2014 में इन्हें नोबेल पीस अवार्ड मिला था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद है आप लोगों के अगर दिवस की बात करें तो 18 जुलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 जुलाई ये है नेल्सन मंडेला दिवस। और नेल्सन मंडेला कौन है? दक्षिण अफ्रीका का गांधी ने कहा जाता है। मुझे ईयर तो कंफर्म नहीं है, शायद 1993 है या फिर 92। भारत रत्न भी इनको दिया जा चुका है। और 27 सालों तक ये अश्वेतों के खिलाफ लड़ते रहे रंगभेद के कारण, और जेल में रहते, और फाइनली अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है। तो 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। एक उत्तराखंड में आ भी चुका है आप लोगों का 26 जुलाई का उत्तराखंड सिविल जज में क्या होता है भाई? कारगिल दिवस। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है। क्लियर है सभी को। 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस यानी वायरस बीमारी है, आप लोग जो है याद रखेंगे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई। और 29 जुलाई को मनाया जाते हैं क्या? जो मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं, क्या भाई? टाइगर दिवस। ठीक है। टाइगर डे। टाइगर के मामले में सबसे ज्यादा टाइगर अगर हैं तो आप लोग याद रखेंगे कहां पर? मध्य प्रदेश में याद रखेंगे। टाइगर रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों के अनुसार बात कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पार्क भी कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में। क्लियर है सभी को। यहाँ तो कोई दिक्कत है। और प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आपको बताया था अभी 1973 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर हमारा पसंद आया होगा, और कमेंट करके जरूर बताइए। ये एक प्रकार का हमारा डेमो भी आप लोग समझ लीजिएगा। करंट अफेयर कुछ इस तरीके से स्टैटिक पोर्शन हम लोग पढ़ाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंसेस ओनली फॉर जुडिशरी एग्जाम। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई डिफिकल्टी आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि आपका कोई सुझाव है, कोई कंप्लेंट है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और पब्लिक चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया इसकी PDF भी आप लोगों को वहां मिल जाएगी। थैंक यू। गुड लक।